नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई। तेज हवा के साथ यहां पर बारिश हुई है। आसमान में काले बादल छाए रहे। आपको बता दें कि बारिश के बाद मौसम अब सुहावना हो गया है। एनसीआर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी देखी गई है। अब ये तस्वीर आप देखिए। आपको बता दें कि झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई। हालांकि कई ऐसी जगहें जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक की समस्या भी सामने आ रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। आपको बता दें तेज हवा के साथ यहां बारिश हुई है और इस दौरान लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जहां बीते 2-3 दिनों से गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, बेहद परेशानियों का सामना, लेकिन अब राहत यहां पर मिली है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई और मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक हल्की बारिश और तेज हवा दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। हालांकि आपको बता दें तेज हवा के साथ आज झमाझम बारिश हुई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बारिश के बाद मौसम अब सुहावना हो गया है। एनसीआर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी गई है, जिससे लोगों को भारी, आपको बता दें कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो तेज हवा के साथ यह बारिश हुई और ये देखिए किस तरीके से तेज हवा के साथ बारिश हुई दिल्ली एनसीआर में। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। लोगों को गर्मी से इस दौरान राहत मिली, तो दूसरी ओर जल भराव की स्थिति देखने को मिली, जिससे ट्रैफिक की समस्या खड़ी हुई और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है। आज नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है। यानी कि 2 दिवसीय ये दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दें कि आज नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे, जिसमें तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। 2047 में किस तरीके से भारत को विकसित बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा। आपको बता दें कि तमाम राज्यों के सीएम को इस दौरान न्योता दिया गया है, आमंत्रित किया गया है इस बैठक के लिए। हालांकि बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सहित 5 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि इस बैठक से उन्होंने बायकॉट किया है, वो नहीं शामिल हो रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। मनीष, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए कब रवाना होंगे, क्या कुछ जानकारी? आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 से 3 दिन के दिल्ली दौरे पे हैं। कल दोपहर वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि आज पीएम के साथ जो नीति आयोग की बैठक है उसमें वो शामिल होंगे। अपनी तरफ से करीब 7 मुद्दों पे वो अपनी चर्चा करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात होगी, पीएम गति शक्तिमान की गति शक्ति की बात होगी, साथ ही साथ जिससे SMA की बात की जाएगी, और साथ ही साथ जो कानूनी व्यवस्था है उसको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है उसको लेकर भी अपना प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कल जो संसद भवन का जो उद्घाटन है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और अपने 3 दिवसीय की जो दौरा है उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम आला जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उनके मिलने का कार्यक्रम हो सकता है, साथ ही JP नड्डा के साथ मुलाकात कर सकते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आगामी 30 मई से लेकर 30 जून का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उसको लेकर जो रूपरेखा है उसको लेकर अपनी बात करते हुए नजर आ सकते हैं। आगे की जो कार्यक्रम है उसकी तरह से जिस तरीके से जो बड़े नेताओं के आने के जो प्रोग्राम है उसको लेके उस पर चर्चा की जा सकती है। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह होंगे, JP नड्डा होंगे, उनके माना जाए कि इस अगले महीने में उत्तर प्रदेश के दौरे होंगे, तो उन संबंधित दौरे को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और आगे समय में 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगामी अपने जो कार्यक्रम रखेगी या रूपरेखा बनाई जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि इस 30 दिनों में 80 रैलियां होनी है, जिसमें न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा, तबकि दिल्ली के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े शीर्ष के जो और भी नेता हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर, जो उत्तर प्रदेश के
से आते हैं, उनकी भी जनसंपर्क अभियान रखे गए हैं, 27 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। तो उन सबके लेके आप फाइनल जिससे किसी एक कह सकते हैं कि जो रूपरेखा बनाई गई है उसको लेके भी चर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कल शाम वो दिल्ली पहुंच चुके थे, आज नीति आयोग की बैठक बनाएंगे। देर शाम माना जा रहा है कि बड़े शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और कल प्रधानमंत्री मोदी जब संसद का उद्घाटन करेंगे तो उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, और बेहद खास रहने वाला है क्योंकि कल का दिन भी बेहद खास है, ऐतिहासिक दिन है। नए संसद भवन का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और एक अलग तस्वीर वहां से दिखेगी सामने और एक अलग तरीके का मैसेज भी होगा। हालांकि देखिए, आपने अभी जानकारी दी कि किस तरीके से 30 मई से लेकर 30 जून तक कार्यक्रम है वो चलाया जाना है, इसको लेकर बात की जाएगी। तो क्या माना जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी रैलियां वहां पर करें, क्योंकि एक अलग प्रभाव सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उत्तर प्रदेश में रहता है। निश्चित तौर से देखिए, पहले से ही समय लिया गया है कि 6 रैलियों की पहले बात की थी कि सभी 6 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की सभी 6 क्षेत्र जो बांटे गए हैं उत्तर प्रदेश को, उनमें सबके रैली हो, हर एक क्षेत्र में एक रैली की जाए प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि साफ संदेश जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के। क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव होगा निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा, चुनाव होगा। 80 लोकसभा सीटें आती हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप लोकसभा चुनाव देखेंगे, दिल्ली पे अगर आपको काबिज होना तो माना जाता है कि उसका रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी किसी तरीके से किसी से कोई हिलाहिली नहीं छोड़नी चाहती है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इसीलिए माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ वहां जाएंगे और माना जा रहा है कि 6 रैलियों की जो उन्होंने जो तैयारी की है उसके लिए बात की जाएगी। अगर प्रधानमंत्री का समय मिलता है तो उनकी उत्तर प्रदेश में 6 आपको अगले महीने 6 रैलियां देखने मिल सकती हैं। अगर समय नहीं मिलता है तो मिनिमम 3 रैली की उनका तैयारी की गई है कि 2 क्षेत्रों को मिला के 1 रैली की जाएगी। तो 3 रैलियां की जाएंगी जिनमें दोनों क्षेत्रों को मिलाया जाएगा, 2-2 क्षेत्रों को मिला के 3 रैली की जाएंगी। इसी प्रकार तमाम जो बड़े नेता हैं, जो बड़े जो पद पे आसीन है भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी शीर्ष नेतृत्व को भी बुलाने का कार्यक्रम रखा जा रहा है कि किस तरीके से पूरी एक रूपरेखा बनाई गई है। 9 साल प्रधानमंत्री मोदी के जो अपने आप में बेहद खास ये हो जाएगा। हालांकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है, अपने आप में बेहद खास। द्विपक्षीय वार्ता भी इस दौरान हो सकते हैं, क्या कुछ होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप भी नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से आपको खबर बताते हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी आज 2 जिलों का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पीलीभीत और बरेली दौरा आज है। सुबह 10 बजे पीलीभीत में शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। पीलीभीत के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली जाएंगे। बरेली के नवनिर्वाचित मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी के इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन यहां पर 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पीलीभीत और बरेली दौरा, जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। आपको बता दें, सुबह 10 बजे पीलीभीत में होंगे और यहां पर वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पीलीभीत के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली जाएंगे। बरेली के नवनिर्वाचित मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता पीलीभीत से लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। अमित, किस तरीके की तैयारियां देख पा रहे हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ये दौरा? दिन यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका जो समय निर्धारित किया था 10 बजे का था, लेकिन अब उसको 20 मिनट पहले कर दिया गया, यानी कि 9:40 पे वहां पहुंच जाएंगे। अगर बात हम पीलीभीत कर रहे हैं, यहाँ पे 10 निकाय थे, जिसमें से बीजेपी ने 5 निकाय में अपनी जीत हासिल की थी, जिनमें 3 नगर पालिका पीलीभीत, पूरनपुर और बीशलपुर में जीत हासिल की थी। वहीं उसके बाद जिसको लेकर के आज भूपेंद्र चौधरी का यहाँ आगमन हो रहा है, सबसे पहले वो पीलीभीत पहुंचेंगे और जहां से नगर पालिका परिषद बीजेपी के जो झंडा ले रहा है आस्था अग्रवाल को वहां शपथ समारोह में पहुंचेंगे और उसके बाद पूरनपुर पहुंचेंगे, जहां से शैलेंद्र गुप्ता ने बीजेपी से बाजी मारी थी, और उसके बाद बीशलपुर पहुंचेंगे। तो इस तरह से 3 नगर पालिका और वहीं नगर पंचायतों की भी बात करें तो गुलड़िया, भिंडारा और नुमा पकड़िया, जहां बीजेपी ने झंडा लहराया था, यानी कि 10 निकाय में 5 में तो बीजेपी ने बाजी मारी थी। तो जिसको लेकर के 3
जगहों पर नगर पालिका जो है वहां पर भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे और वहां पूरी तैयारी कर ली है, प्रशासन की भी पूरी तरह से कर लिया और आमंत्रण में लोग भी काफी बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से वहां के जो कार्यकर्ता है उनमें भी काफी उत्साह है और ये व्यवस्था वहां पर भूपेंद्र चौधरी के लिए की गई। शपथ समारोह को बेहतर ढंग से कराने के लिए वहां के बीजेपी कार्यकर्ता भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। बिल्कुल, तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर से खबर आपको बता देते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गोरखपुर दौरा आज है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज गोरखपुर आएंगे। आपको बता दें, पूर्व विधायक श्रीमती शारदा देवी के घर वो जाएंगे और पति के निधन के बाद शोक संवेदना प्रकट करेंगे। तो गोरखपुर आएंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि गोरखपुर यहां पर वो पूर्व विधायक श्रीमती शारदा देवी के घर जाएंगे और जानकारी मिल रही है कि पति के निधन के बाद वो शोक संवेदना प्रकट करेंगे। लखनऊ से खबर है, आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। 3 सांसद और 11 विधायक आज मुरादाबाद जाएंगे। मुरादाबाद कमिश्नर AK सिंह से मिलेगा सपा का प्रतिनिधि मंडल, ये जानकारी मिल रही है। 21 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल में 14 सांसद विधायक शामिल। वहीं सपा सांसद सफीकुर रहमान बर्क और SD हसन की अगुवाई में ये मुलाकात होने जा रही है, जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बुलंदशहर में न्यूज वन इंडिया की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। पुलिस ने मात्र 2 घंटे में खबर चलाने के बाद 4 जुआरियों को 8,300 रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अन्य जुआरियों की गिरफ्तारी के प्रयास में भी जुट गई है। दरअसल खानपुर थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर गढ़वा में जुआरियों का जुआ खेलता हुआ वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आपको बता दें कि न्यूज वन इंडिया की तरफ से इसको प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। हालांकि ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें न्यूज वन इंडिया को टैग किया गया है और इसमें लिखा गया है कि थाना खानपुर पुलिस द्वारा वीडियो का संज्ञान लेते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। या @न्यूज वन इंडिया ट्वीट आप देख रहे हैं, या न्यूज वन इंडिया को साफ तौर पर टैग किया गया है और ये बड़ा असर न्यूज वन इंडिया की खबर का। जौनपुर से खबर आपको बता दें, नगर के एक होटल में सिटी मजिस्ट्रेट ने छापा मारा है। संदिग्ध हालत में पकड़े गए कई युवक और युवतियां। नगर के औलंदगंज में होटल है गौतम बुद्ध। लगातार मिल रही थी शिकायत, जिसके बाद प्रशासन द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। टीम को देखकर युवक फरार हुए, ये जानकारी मिल रही है। 2 युवक, 3 महिलाओं और 3 युवतियों को टीम ने पकड़ा है। सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह ने टीम के साथ ये छापेमार कार्रवाई की। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 2 युवक, 3 महिलाओं और 3 युवतियों को पकड़ा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह ने ये छापेमार कार्रवाई की है। एक होटल जिसमें ये छापा मारा गया है। सूचना मिली, शिकायत मिली, जिसके बाद छापेमारी की गई। इस होटल में अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। हालांकि संदिग्ध हालत में कई युवक युवतियां पकड़े गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पूछताछ उनसे की जा रही है। उनके साथ और कौन लोग हैं, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं हरदोई को 112 अनुबंधित और 36 निगम की बसें दी गई है, जिसको परिक्षेत्र में आने वाले 6 डिपो से संचालित किया गया है, जिससे बंद रूट पर फिर से बसों का संचालन शुरू हो गया। अपराजित श्रीवास्तव ने बताया है कि परिक्षेत्र में 222 परिचालकों की कमी है, जिसको पूरा करने के लिए 49 वैकेंसी वंशिका एजेंसी के माध्यम से सेवा योजन पोर्टल से की जाएगी। इसके साथ ही 222 परिचालकों को और भर्ती करने की डिमांड मुख्यालय को भेजी गई है। वहीं कन्नौज में गांव में बने तालाब में पानी का निकास न होने से पानी घरों में भर जाता है। वहीं स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ता है। ये समस्या करीब 1 साल से बनी हुई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका।
अब बरसात का समय आने वाला है और ऐसे में पानी घरों में अंदर भर जाता है, जिसको लेकर कई स्थानीय निवासी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। कुशीनगर में राशन माफिया की हेराफेरी की सूचना मिलते ही एडीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद अधिकारियों ने राशन की कालाबाजारी को लेकर छापेमारी की, जिसमें दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर एसडीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर की बात अब आपको बता दें, जहां पुलिस ने अवैध रूप से चल रही शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित शराब के साथ ही शराब बनाने के उपकरण, रैपर, बारकोड सहित लाखों की नकदी, लग्जरी कार और पाइप भी बरामद की है। वहीं पुलिस का यह दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं। गाजीपुर से खबर, हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने चक रोड पर बने 13 मकान ढहाए हैं। सदर के मीरनपुर सक्का गांव में ध्वस्तीकरण की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की ये बड़ी कार्रवाई की, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अवैध अतिक्रमण पर किस तरीके से बुलडोजर चला, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें, प्रशासन ने चक रोड पर बने 13 मकान को ढहाया है और सदर के मीरनपुर सक्का गांव में ध्वस्तीकरण की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कुशीनगर से मामला, घूस लेते हुए लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने इसको पकड़ा है। आपको बता दें कि जमीन नापने के नाम पर 10,000 घूस ले रहा था ये लेखपाल। कप्तानगंज तहसील में तैनात है घूसखोर लेखपाल सुरेश वर्मा। लेखपाल ने विजय तिवारी से मांगा था 10,000 घूस, ये जानकारी मिल रही है। शिकायत पर एंटी करप्शन ने रंगे हाथों इसको पकड़ा। तो लेखपाल की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। घूस लेते हुए रंगे हाथ लेखपाल पकड़ा गया है। गोंडा से खबर, 50,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है। गोंडा से एसटीएफ की टीम ने अरेस्ट किया है। 3 साल से फरार था आरोपी रामकिशोर तिवारी, ये जानकारी मिल रही है। हत्या में फरार चल रहा था आरोपी रामकिशोर तिवारी। पुलिस ने आरोपी रामकिशोर तिवारी पर इनाम घोषित किया हुआ था। उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र का ये इनामी बदमाश रहने वाला था, जिसकी गिरफ्तारी अब हो गई है। तो पुलिस ने आरोपी रामकिशोर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 का ये इनामी, उमरी बेगमगंज का रहने वाला। और अब पुलिस को ये बड़ी सफलता गोंडा से हाथ लगी। एसटीएफ की टीम ने अरेस्ट किया है। 3 साल से ये आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी हुई, ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी। शाहजहांपुर में दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए दिव्यांग लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पास ही दिव्यांग कार्यालय बना हुआ है, जिसके बाद भी बापू या अधिकारी दिव्यांग कार्यालय में मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके कारण दिव्यांग लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ता है। ये बड़ी लापरवाही है। शाहजहांपुर से तस्वीर पे आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि जैसे ही वो पहुंचते हैं वहां पर कोई नहीं मिलता, अधिकारी मौजूद नहीं होते। कन्नौज से खबर, आतिशबाजी बनाते वक्त तेज धमाका हुआ है। धमाके से बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा भी जमींदोज हो गया है। आतिशबाजी बना रहे 2 लोगों के दबे होने की जानकारी भी इस दौरान मिल रही है। सूचना पर पुलिस पहुंची हुई है। रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जेर किला मोहल्ले का ही पूरा मामला है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज धमाका यहां हुआ, बिल्डिंग जमींदोज हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। 2 लोगों के फंसे होने की उम्मीद, हालांकि इसको देखते हुए अब पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि धमाके से बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा जमींदोज हुआ। आतिशबाजी बना रहे 2 लोगों के दबे होने की जानकारी पुलिस को है। सूचना पर पुलिस पहुंची हुई है। रेस्क्यू यहां किया जा रहा है। तो आतिशबाजी बनाते वक्त तेज धमाका यहां हुआ। कन्नौज से ये खबर। तो धमाके से बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा जमींदोज हुआ। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। वहीं आने वाली 28 मई को देश को उसका नया संसद भवन मिल जाएगा। जाहिर है ये मौका जश्न का है और होना भी चाहिए, लेकिन इस आयोजन का निमंत्रण पत्र जब से सामने आया है विपक्ष ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पहले तो 28 तारीख के दिन पर आपत्ति की थी, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने पर हंगामा किया गया और अब ताजा बखेड़ा खड़ा किया गया है सेंगोल को लेकर। अब ये रिपोर्ट देखिए। पहले दिन पर था ऐतराज, फिर प्रधानमंत्री पर उठाए सवाल, अब सेंगोल पर बयानबाजी। केंद्र सरकार एक और नए संसद भवन के जश्न में डूबी तो विपक्ष इस रंग में भंग डालने का कोई मौका नहीं चूक रहा। पहले 28 मई की तारीख को कांग्रेस ने सावरकर से जुड़ा बताकर विरोध किया तो फिर प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर सवाल खड़े किए। राष्ट्रपति चुनाव में जिस द्रौपदी मुर्मू का जमकर विरोध किया था और राष्ट्रपति पद संभालने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने महामहिम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था वो सब भूलकर कांग्रेस को राष्ट्रपति पद की गरिमा की चिंता ज्यादा सताने लगी है। खैर, इस पूरे हंगामे के बीच अब विपक्ष की ओर से एक नया शिगुफा छोड़ा गया है। शिगुफा छोड़ने वाले बयानवीर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जनाब एक बार फिर ट्विटर पर अवतरित हुए और लिखा, सेंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक था। आज देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल का क्या काम। सेंगोल के प्रति भाजपा सरकार की दीवानगी इस बात का प्रमाण है कि इसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इसलिए भाजपा लोकतंत्र से हटकर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल विपक्ष का ये रटा रटाया डायलॉग है कि लोकतंत्र पर खतरा। खैर, मौर्य ने सेंगोल को लगाने पर ही सवाल खड़े किए तो उनके बॉस अखिलेश यादव ने सेंगोल को लेकर तंज कस दिया। ट्विटर पर अखिलेश ने लिखा, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। सेंगोल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और लिखा, कांग्रेस पार्टी को आखिर भारतीय परंपरा और संस्कृति से नफरत क्यों है। सेंगोल को तमिलनाडु के शैव मठ ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में पंडित नेहरू को दिया था, लेकिन ये म्यूजियम में एक टहलने वाली छड़ी के रूप में पड़ा रहा। कुल मिलाकर 28 मई तक ये बहसबाजी थमने वाली नहीं है। न विपक्ष पीछे हटने को तैयार है, न ही बीजेपी अपने फैसले से टसमस होने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अगर पंडित नेहरू को सेंगोल लेने से ऐतराज नहीं था तो कांग्रेस और दूसरे दलों को ऐतराज क्यों है। क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध पर उतर आया है और गैर जरूरी मुद्दों के जरिए बेमतलब का माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।